देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में काली भेड़ों और ब्लैक बम्बल का तस्करा कुछ इस अंदाज से आया कि संजीदगी में लिपटा कोर्ट कहकहों से गूंज उठा रूम नंबर 1। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुन्नियत कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस बोले कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले ही हल हो जाते और यही वो बुनियाद है जिसके बायस पीटीआई का निशान छीना गया। इस हवाले से कोर्ट रूम में जो सवाल किया गया, आइए वो भी देखते हैं। Is only to facilitate a political party. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। A political party even without a symbol जी will still contest as a political party. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब तो ये हुआ मुनीब भी सही कह रहे हैं, बट द इलेक्शन कमीशन रिजेक्टेड दिस। अब सवाल ये है कि क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए ही पार्टी का निशान छीना गया था? दूसरी जानिब सियासी मामलात भी ताहाल जूं के तू है। पाकिस्तान में अपोजिशन कोई भी हो, सबका मसला हर दौर में मुश्तरका ही रहा है। अपोजिशन में कोई भी हो, उसने हमेशा निज़ाम को चलाने में मदद करने के बजाय रुकावटें खड़ी करना पसंद किया है। कोई सियासी जमात ऐसी नहीं जो अपोजिशन में और हुकूमत को कम अज़ कम कौमी मामलात और मुल्की मसाइल पर ही जो है वो कोई ना कोई तजवीज़ पेश करे और या तो फिर ये हो कि मसाइल पर मुत्तहदी हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। हुकूमत में आने वाले खुद को अक़ल कुल समझते हैं और बाहर रह जाने वाले हर वक्त विक्टिम कार्ड खेलते हैं और मजलूमियत का रूप धार कर करोड़ों इंसानों के जज्बात से खेलते रहते हैं। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हुकूमत में बैठे लोग एक तकब्बुराना मिजाज इख्तियार किए हुए हैं और नया बयानिया बनाने पर तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अपोजिशन में बैठे वो लोग भी एक हो गए हैं जो एक साथ बैठते भी नहीं थे कभी। आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने हुकूमत को खबरदार किया है कि कबायली इलाकों में बगावत का माहौल बन रहा है। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपील करता हूँ कि खुदारा इन लोगों के ऊपर रहम करें। ये जो कुछ कर रहे हैं ये आप फेडरेशन के खिलाफ खुद साजिश कर रहे हैं। ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये खुद आप वो माहौल पैदा कर रहे हैं कि लोगों में बगावत होते, सिचुएशन बहुत खतरनाक होती जा रही है। अब सवाल ये है कि ये अल्फाज, ये लहजा किस कदर तशवीशनाक है। ये बात किस हद तक ठीक है कि केपीके के कबायली इलाके सिंध और बलूचिस्तान के देहाती लोग महरूमियों का शिकार हैं और बदनज़मियों का, नाइंसाफ़ियों का और इन जैसी तमाम अनफॉर्चुनेटली जो जज्बात और ख्वाहिशात हैं उन सब का शिकार हैं। उनके अंदर एक लावा उबल रहा है, मगर अफसोस हमारी हुकूमतों को कोई सरोकार नहीं है। सवाल यही होता है कि इन महरूमियों की का सदेबाप कौन करेगा, इन गरीबों का ख्याल कौन करेगा, इन लोगों के लिए जो है वो मरहम कौन रखेगा। इसी सब पर बात करेंगे जी। और सबसे पहले मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं तायरा औरंगजेब साहिबा हैं, सीनियर मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के एमएनए, उनको खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ एडवोकेट सुहेल सुल्तान साहब हैं, एमएनए हैं पीटीआई से, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। मेरे साथ सेनेटर रुमीना कायम खानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं एडवोकेट सुहेल सुल्तान साहब आपकी तरफ आऊँगी। पिछले दिनों भी हम देख रहे थे कि कोर्ट में रूम नंबर 1 कहकहों से गूंज उठा था और बड़ा जिक्र रहा काली भेड़ों का और ब्लैक बम्बल का। वो वहाँ से तस्करा शुरू हुआ जब वज़ीर आज़म ने खड़े होकर एक एड्रेस में कहा कि जी काली भेड़ें हैं
तो फिर एक जो है वो मामला चल पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि आज सवाल हुआ है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि जी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले ही हल हो जाते। यही वो बुनियाद है जिसके बायस पीटीआई का निशान भी छीना गया। अब सवाल वही है कि क्या मखसूस नशिस्तों से महरूम करने के लिए ही पार्टी का निशान छीना गया था? आप लोग भी समझते हैं। ऑफकोर्स ये सब्जेक्ट एक तो सब जुडिस है, ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या लगता है कि विन विन पोजीशन में अब आप जा रहे हैं हर केस में? क्योंकि जिस तरह से केसेस को सुना जा रहा है और जिस तरह से फैसले आ रहे हैं उसमें तो यही बात रही है कि जी आपके हक में जा रहे हैं सारे मामलात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया कि वहाँ पे कहा गया कि ब्लैक शीप्स वहाँ पे कहा गया, तो ये लैंग्वेज तो खैर मुस्लिम लीग नून कोर्ट के बारे में शुरू ही से इस्तेमाल भी कर रही है। और आप तारीख ये गवाह है कि आप अगर 90s में चले जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले भी किया था, वो अगर आपको याद हो तो। इसके बाद जितनी भी केसेस खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं वो तो सबको पता है कि ये कमजोर केसेस है, जाली केसेस है। अभी रिसेंट जो जजमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साइपर केस में जो जजमेंट आई है उससे तो साफ पता चला ना कि ये जितनी भी केसेस है ये जाली केसेस है, बेबुनियाद केसेस है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। अब आती है इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ। हमें सारी पार्टियां जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उनको डायरेक्शंस दी कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। इसी तरह हमने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। जब हमने वो रिजल्ट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जमा कराया तो उन्होंने हमें सर्टिफिकेट इशू नहीं किया और हमारे इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर किया। और दूसरी तरफ जब दूसरी पार्टियों को डायरेक्शंस की गई थी कि आप भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए तो उसमें उनको बास पार्टियों को टाइम फ्रेम दिया गया। और एक पार्टी थी अवामी नेशनल पार्टी जिसके ऊपर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कौन सी रॉकेट साइंस थी जिस पे हमारे ऊपर बैन लगाई गई, हमसे बल्ले का निशान छीना गया। और उस वक्त पे जब हमारे साथ टिकट दाखिल कराने का आखिरी दिन था और फैसला किस वक्त आया, फैसला रात के 12 बजे से पहले, मतलब वो टाइम रात को 12 बजे खत्म होने वाला था, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अगले दिन हमने जाना था स्ट्रेट अवे इलेक्शन में और हमारे खिलाफ ये बयानिया फिर शुरू हुआ कि ये तो आज़ाद लोग हैं, ये तो दूसरी पार्टी में जाएंगे, इनके पास बल्ला नहीं है, इनके ये पीटीआई का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इन मुश्किलात के साथ हम मैदान में उतरे थे। और आपने देखा कि जब हमने इमरान खान की तस्वीर और इमरान खान का नाम लेकर हम इलेक्शन कैंपेन में उतरे तो लोगों ने हमें वेलकम किया, लोगों ने हमें सपोर्ट किया और पहले से ज्यादा वोट हमें पड़े। ये तो बाद में जब हमारी मैंडेट चोरी की गई, मगर अगर मैंडेट चोरी न की जाती तो खान साहब को तो 180 से ज्यादा सीटें मिलनी थी और खान साहब उस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते इस वक्त। सही, ठीक हो गया है। तायरा औरंगजेब साहब आपकी तरफ आऊंगी। तायरा मैडम, सवाल ये है कि ये एक के बाद एक केस जो है वो पीटीआई के हक में जा रहा है कोर्ट्स में। आपको फुल फ्लेज अदालतों ने जो है वो फ्री हैंड दिया प्रोसिक्यूशन को हर मामले में। अभी साइफर का कल देखें क्या हाल हुआ है केस में। अब ये इस वक्त जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस चल रहा है, इस सब में हुकूमत के पास एक बहुत अच्छा और एक फेवरेबल टाइम था कि जी 8 फरवरी के बाद से हुकूमत बनी, उसके बाद से अब तक अगर देखें 3-4 महीने का अरसा काफ़ी अच्छा अरसा होता है। एक अच्छा उसमें जो है टाइम गेन इंगेज हो जाता है और फिर एक अच्छी हुकूमत के पास तैयारी के लिए लोग भी होते हैं क्योंकि एक बड़ी टीम होती है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हुकूमत में होते हैं तो प्रोसिक्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, आपके पास अटॉर्नी जनरल है, फिर एडवोकेट जनरल सारे आपके हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद फिर आपको ये भी पता होता है कि डॉक्यूमेंटेशन सारी हमारे पास है क्योंकि आपके पास एक्सेस सारी चीज़ों का होता है, सारे डिपार्टमेंट्स का। So having said that और keeping those things in your hand, उसके बावजूद ये केसेस, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि भाई ये तो केसेस रियल केसेस हैं, ये कहते थे कि ये झूठ पे मबनी केसेस हैं और ये फेक केसेस बनाए गए हैं, और आप लोग कहते थे कि ये केसेस बड़े ज़बरदस्त हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, इनमें तो खान साहब अंदर ही रहेंगे 10-10 साल के लिए जो ट्रायल कोर्ट में हुआ। अब जो हालात नज़र आ रहे हैं उनको देखते हुए हुकूमती प्रोसिक्यूशन क्या वीक हो गई या वीक करवाई गई या जानबूझ के कहीं कोताही हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो थैंक यू बेटे, आपने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में। पहली बात तो ये है कि साइफर केस कैसे झूठा समझती हैं। उन्होंने जलसा आम में वो कागज लहराया
के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त के आजम खान साहब, उन्होंने तस्दीक की कि मैंने साइफर प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया है। तो उनकी अपनी स्टेटमेंट थी कोर्ट के अंदर भी, और वैसे भी उन्होंने मीडिया को बताया कि जी वो साइफर का जो पेपर था प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो मैंने डिलीवर किया। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में भी बताया कि ये साइफर है और ये आया है ये, और उसके बाद जैसा आम में भी बात की तो वो झूठा कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात जो बड़ी मेरे जहन में आई कि हम जैसे भुट्टो शहीद का कोई 22-24 साल के बाद अदलिया ने कन्फेस किया कि ये तो जुडिशियल मर्डर था, हमें भुट्टो साहब के लिए फैसला गलत किया। नवाज शरीफ साहब के लिए फैसले आए पार्टी की सदारत से फारग, बेटे की कंपनी से तनख्वाह न लेने के लिए, केस था पनामा का बना दिया असामा, और इसके बाद उनको पार्टी की सदारत से निकाला, प्राइम मिनिस्टर से निकाला, वज़ीर आज़म हाउस से निकले, वो मुल्क से गए, सब हालात आपने देखे। फिर उसके बाद आज हम देखते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश बना, क्या हुआ कैसे हुआ, ये सब तारीख हमारे सामने है। तो इंसाफ और अदलिया के लिहाज से मैं तो समझती हूँ पहले पाकिस्तान 144 का नंबर किया गया था। हमारे पास सिर्फ 2-3 मुल्क ऐसे हैं साउथ अफ्रीका के जो हमारे नीचे हैं। इंसाफ और कानून की अदलिया का फैसला है और अदलिया ने फैसला किया है। तो इसके लिए इमरान खान साहब ठीक है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बरी है, तो हम कहते हैं बरी है, क्योंकि हम अदालतों को चैलेंज नहीं करते। हमने अदालतों के फैसले हमेशा तस्लीम किए हैं और आज भी तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन जो बात आपने पूछी मुझसे कि ये कैसे हुआ, तो ये है कि आज से कुछ अच्छा बात हो सकता है, इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू किया जाए और पता लगे ये केस क्या था और इसका फैसला क्या आया, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की तारीख का है। सही। अच्छा, हमने तो खैर झूठा नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा ऑपोजिशन कहती है कि झूठा, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसे अभी आप कह रही हैं मैडम। मेरा सवाल वही था कि इसके बावजूद जब हुकूमत इतनी प्रिटी श्योर थी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, आज भी आप स्ट्रॉन्गली इसको समझ रही हैं कि बहुत वैलिड और बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, तो ये प्रोसिक्यूशन का सिलसिला इतना वीक कैसे हो गया कि ये केस इतनी जल्दी जो है वो क्विकली हार गए? देखिए, ये तो आप किसी आला अदलिया की किसी जज से पूछ सकती हैं। इस बारे में मैं तो नहीं आ सकती। मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ, सियासी जमात की, और जो सियासत के लिहाज से मुझे समझ आई मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी। ठीक है, तो अब क्या हुकूमत करेगी इसको फर्दर कोई प्रोसीड? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, ना मेरी किसी से मुलाकात हुई है, ये मुझे नहीं लगी करेगी या नहीं करेगी। अच्छा, ठीक हो गया। चले इसी पे सुहेल साहब की तरफ भी चले जाती हूँ। सुहेल सुल्तान साहब, आप ऑफ कोर्स आप लोगों ने जाहिर सी बात है ये केस को भी परसू किया, मखसूस नशिस्तों का मामला है, इसको कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि वापस मिल जाएंगी नशिस्तें, क्योंकि अगर इस वक्त तो पार्लियामान जो है वो इससे बहुत इफ़ेक्ट हो गया है ना, बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि ठीक ठाक नशिस्तें हैं जो कि इस वक्त उन्होंने रोक दी हैं, मखसूस नशिस्तें सारी के जी ये लोग नहीं जा सकते अनटिल फैसला ना हो जाए कि किसने कितनी परसेंटेज लेनी है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है सीटें या नहीं मिलनी। जी, सबसे पहले तो मैं साइपर केस पे के हवाले से 2-3 बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, साइपर केस की जब हम बात करते हैं ना, तो पहले हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि साइपर तो है ही नहीं, ये तो खान साहब झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बार ये लोग कह रहे थे कि नहीं साइपर है। सबसे पहले यूं चीज़ें क्लियर करें कि आया साइपर थी या नहीं थी। अगर साइपर थी तो मतलब ये कि अमेरिका से धमकी आई थी खान साहब को। अगर इनका ये कहना है कि साइपर नहीं थी, ठीक है, अगर साइपर नहीं थी तो फिर खान साहब को सजा किस बात की दी गई? 10 साल की सजा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनके पास जो स्टार विटनेस था, इनका जो बेस्ट विटनेस था, वो था आजम खान, जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वो जब कोर्ट में आए तो वो तो वादा मुआब गवाह बन गए। वादा मुआब गवाह जब कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आए तो उसने क्या बयान दिया कि साइपर का जो बयानिया है ये झूठा है, ये सारा केस ड्रामा है। तो कोर्ट ने फिर उनसे क्वेरी की कि अगर ये ड्रामा है, अगर ये साइपर नहीं है, तो फिर आपने इसके खिलाफ केस क्यों बनवाया?
अगर ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है तो इससे किस तरह नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा है? मतलब ये कि खान साहब के ये कहने से कि साइपर लीक करने से, अगर खान साहब ने साइपर लीक की है तो किस तरह नेशनल इंटरेस्ट को ये नुकसान पहुंचा है? मतलब ये तो मुल्क के मफाद में है। अगर कोई आपके मुल्क को धमकी देता है और प्राइम मिनिस्टर आके कहता है कि मेरी मुल्क को ये लोग धमकी दे रहे हैं, तो ये नेशनल इंटरेस्ट में है, ये किसी तरह नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। दूसरी बात, इनका जो स्टार विटनेस था वो तो कोलैप्स कर गया। तीसरी बात, अगर साइपर था तो ये कोर्ट में क्यों इसको एग्जिबिट नहीं करवा सके, क्यों ये कोर्ट में उसकी ओरिजिनल कॉपी पेश नहीं कर सके? चौथी बात, खान साहब इस केस में एक्यूज था। अगर खान साहब इस केस में एक्यूज था तो फिर उसके वकला को राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ट्रायल में क्यों नहीं दी गई? पांचवी बात ये कि जब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इनकी वकील से क्वेरी की कि आप ये समझते हैं कि खान साहब का फेयर ट्रायल हुआ है, तो इनका जवाब ये था कि नहीं, फेयर ट्रायल तो नहीं हुआ है, क्योंकि जिसने खान साहब का ट्रायल कंडक्ट किया है वो तो खान साहब की वकील ही नहीं थे, वो तो एडवोकेट जनरल ऑफिस ने उनको नॉमिनेट किया था, वो लाए थे अदालत में। अभी आते हैं मखसूस नशिस्तों के केस के बारे में। देखिए, मखसूस नशिस्तों का जो केस था वो तो पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट अगर आप पढ़ ले तो वो ये था कि चूंकि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से कोई सीट नहीं जीती है, इसी वजह से किसी तरह आपको ये सीटें दी जाए। तो इसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन आए तो इसमें हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वो इलेक्शन लड़ा। हम सारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन भी किया है और इससे हमें जो सीटें मिली है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो हम ये समझते हैं कि हमारा केस जो है वो बहुत ही मजबूत केस है और हम ये समझते हैं कि जितनी भी मखसूस सीट्स हैं वो हमें मिल जाएगी। और इसमें भी आप ये एक बात नोट कर ले कि सुप्रीम कोर्ट की ये क्वेरी है कि अगर एक पार्टी है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से रजिस्टर्ड हुई है, ये सारे जो बकौल आपकी ये इंडिपेंडेंट है, तो ये उन्होंने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन की है, तो किसी तरह अगर वो उनको सीटें नहीं मिलती तो बाकी पार्टियों में किस कानून के तहत ये बंदरबांट शुरू है और अब सीटें बाकी पार्टियों की दे रहे हैं। तो इसी वजह से जब ये सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो पहले ही समाज पे ये जजमेंट जो है वो सस्पेंड हो गई और उसमें ये भी कहा गया कि ये किसी भी लेजिस्लेशन का हिस्सा ये ना हो। तो अभी ये पाकिस्तान की तारीख में ये 2-3 चीज़ें केसेस जो है ये बहुत अहम केसेस है, क्योंकि उन्होंने एक वे सेटल करना है फॉर द फ्यूचर। क्योंकि ये अगर फ्यूचर में ये बात हो जाए तो, क्योंकि हम तो एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन में उतरे, हमने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा, बाद में हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए और इसके बाद हमें मखसूस सीटें जो है वो नहीं दी गई और आपस में उन्होंने बांटना शुरू किया। तो सुप्रीम कोर्ट की इस क्वेरी का वो जवाब नहीं दे सके कि किस कानून के तहत ये आप अपने दरमियान ये तकसीम करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये जजमेंट जो है ये भी हमारे हक में आएगी, क्योंकि इसमें हम कानूनी तौर पर काफी मजबूत है। ओके, इस पे भी मैं मैडम से बात करूंगी। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है, इसमें JUI ने और PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी इस पिटीशन की। तो अब सवाल ये कि ये जो सवाल आ रहा है बार बार इसमें कि जी किस मेथडोलॉजी के तहत या किस तरीके से जो है वो नशिस्तें डिवाइड हुई और जाहिर सी बात है जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो भी शामिल हो गए उनको नहीं दी गई। इस पे मौक़िफ़ क्या अब हुकूमत इख्तियार कर रही है, क्योंकि ऑफकोर्स पार्लियामान इससे बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है, सस्पेंड हुआ है वो सारा, और वो किसी भी लेजिस्लेशन में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं वो मेंबर। जी ताहिरा औरंगजेब साहबा, ताहिरा साहबा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ताहिरा औरंगजेब साहबा आप हमें सुन सकती हैं? मैं ताहिरा औरंगजेब साहबा से के तरफ दोबारा जाऊंगी कि ये बड़ा अहम मामला है, इसमें हुकूमती मौक़िफ़ भी ज़रूरी है कि जाहिर सी बात है अब हुकूमत इसमें पार्टी बनी हुई है, अग्रीव पार्टी चाहे पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो, लेकिन किस तहत, किस मेथडोलॉजी के तहत कह लें आप, या किस तरीके से वो जो है नंबर गेम्स को परस्यू किया जा रहा है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीज़न हुई ख़ास तौर पे सीट्स की, ये बहुत अहम फैसला है, अहम मामला है, क्योंकि इससे पूरे पार्लियामान डिस्टर्ब है, इफ़ेक्ट है। और इसकी वजह से ही आप ये देखिए कि जो सीट्स का मामला है उसके ऊपर सस्पेंड करके केस को जो है मामले को रखा गया है और ये जजमेंट को, और ये हुआ भी इसी वजह से है क्योंकि आप एक मखसूस नंबर है जिससे ज़्यादा नशिस्तें आप दे भी नहीं सकते। तो फिर वही सवाल आता है कि भाई आखिरकार ये सीट्स बांटी कैसे गई और किस मेकैनिज़म के तहत बांटी गई, और जो मेकैनिज़म
हुकूमत बता रही है, क्या वो कोर्ट में भी एक सबसे बड़ा अहम सवाल यही है कि क्या वो कोर्ट में भी माना जाएगा, क्या उसकी आईनी और कानूनी जो हैसियत है वो उस हिसाब से है कि उसको जो है वो परस्यू किया जाए उस लिहाज से। ये बहुत अहम मामला है जी। और कोशिश इसमें यही है हुकूमत की भी कि जी वो किसी तरह से इन सीट्स को जो है वो अपने पास ही रखें, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि आइन और कानून की पासदारी करना ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ जिस जिस मामले में भी आइन और कानून की पासदारी नहीं की जा रही, ये वही वाली बात है कि जब माजी में जब हुकूमत में पीटीआई थी तो यही जमातें जो हैं वो उस वक्त पीटीआई को तंबीह करती थी और सलाह मशवरा देने की कोशिश करती थी कि जी आप आइन और कानून की पासदारी करें, लेकिन आज क्या वो आइन और कानून की पासदारी कर रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। और हम ये सुनते थे कि जी हर चीज़ को जुडिशरी टेकअप कर लेती है, लेकिन फिर बात वहीं आती है। ये नून लीग के एक मुझे याद है कि किसी मेंबर ने कहा था कि जी गवर्नेंस का मामला जहाँ हो वहाँ जुडिशरी इसलिए टेकअप करती है हमेशा, या कानून और आइन के पेचीदा मसलों को, क्योंकि आप उसको हल नहीं कर पाते। तो जब आप हल नहीं कर पाते तो ऑफ कोर्स सबकी नज़रें कोर्ट्स की तरफ होती हैं और कोर्ट्स ही की तरफ इवेंचुअली जाया जाता है। तो मैं ताहिरा औरंगज़ेब साहबा की तरफ दोबारा जाती हूँ। ताहिरा औरंगज़ेब साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? ताहिरा औरंगज़ेब साहबा, आप मुझे सुन सकती है? अच्छा, मुझे ताहिरा औरंगज़ेब साहबा की आवाज़ नहीं आ रही। चले जी ब्रेक पे जाते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरी जानिब अब की बार 400 का पारा साबित हुआ बेकार। मोदी के बयानिए को सेकुलर भारतीयों ने उठाकर फेंक दिया है। 543 में से 400 सीट जीतने के दावेदार भारतीय जनता पार्टी महज 243 सीट्स ही हासिल कर सकी है। सादा अक्सरियत के लिए भी मोदी की पार्टी को मिन्नत, समाजत और तरले करने पड़ेंगे। भारत में सादा अक्सरियत के लिए 272 सीट्स दरकार होती हैं। मोदी की बीजेपी फिलहाल 243 सीट्स ही ले सकी है। अगर एनडीए अलायंस ने मोदी का साथ दिया भी तो ये नंबर 293 तक ही पहुंच सकेगा। और नरेंद्र मोदी जो जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे वजीर आजम बन जाएंगे, जो तीसरी बार दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की गद्दी पर बैठेंगे। लेकिन ये सरकार बैसाखियों पर चढ़ने वाली सरकार होगी। इस इलेक्शन के नताइज ने मोदी के हिंदू मुस्लिम बयानिए को शिकस्त दी है। मोदी ने इलेक्शन मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा जबान इस्तेमाल की थी। क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये जुबान किसी आम काउंसलर की नहीं बल्कि एक मुल्क के वजीर आजम की है, जो सरेआम नफरत की सियासत कर रहा है और इसी बुनियाद पर मोदी ने इलेक्शन लड़ा है। दूसरी जानिब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और कुछ और पार्टियों के मोदी को रोकने के लिए इत्तेहाद बनाया, जिसको इंडिया इत्तेहाद का नाम दिया गया। इस इत्तेहाद ने मिलकर 232 सीट्स हासिल की है और इंडिया इत्तेहाद भी हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ में लग गया है। इंडिया इत्तेहाद की इस परफॉर्मेंस की किसी को उम्मीद नहीं थी। ये तज्जिया जारी था कि ये इत्तेहाद मुश्किल से 150 सीट्स ही जीत सकेगा और ये आज इत्तेहाद भारत में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गया है। इस इत्तेहाद की सबसे खास बात यह कि उन्होंने ये इलेक्शन बेरोजगारी और गुर्बत के नारे पर लड़ा था और इस नारे को भरपूर पजीराई भी मिली। आज कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी क्या कहा इलेक्शन के हवाले से, वो भी सुन लेते हैं। हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रियासती मशीनरी के खिलाफ पूरा इलेक्शन लड़ा है। एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया हमारे खिलाफ थी, ये भी राहुल गांधी ने आज कहा। अब सवाल ये कि अगर मोदी हुकूमत बनाता है तो क्या वो इस कदर मजबूत होगी कि बड़े फैसले कर पाएगा। साथ ही साथ अब ये भी है कि मोदी कमजोर हुकूमत की वजह से सिटीजनशिप बिल जैसे भोंडे कानून को भी नहीं ला सकेगा। इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जी
फॉरवर्ड एम्बेसडर, उनसे इसी पे गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे कि क्या आगे जाकर किस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त धुंधार थी और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो इस हवाले से पूरी दुनिया में ये कयासराइयाँ थी कि जी क्या वाकई मोदी जो है वो अक्सरियत हासिल करके हिंदुस्तान में जो है जो दावे कर रहा है 400 पार के वो कर सकेगा, लेकिन वो नहीं हो सका। भारत भारी अक्सरियत ना ले सके, बल्कि धचका लगा उल्टा इतनी कम सीटों के साथ। और अब जो दूसरा अलायंस है जिसके बारे में अभी मैंने आपको पूरा आगाज़ में भी बताया, ये अलायंस क्या वाकई जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा अपसेट तो हुआ है, यानी कि पड़ोस मुल्क के अंदर भी इलेक्शंस में एक बहुत बड़ा अपसेट देखा गया है। जो एक्सपेक्टेशंस थी मोदी की, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई जो लोग एनालिसिस कर रहे थे। अच्छा, एक और चीज़ जो कि आज की बड़ी अहम साबित हुई है कि इसके बाद ख़ास तौर पे जो स्टॉक मार्केट है वहाँ की, वो भी आज क्रैश कर गई जब इलेक्शंस के नतीजे सामने आए, क्योंकि जो लोग ख़ास तौर पे एक यूटोपिया में जी रहे थे या बात कर रहे थे कि जी हम इस तरह से ख़ास तौर पे स्टॉक में कि जी मोदी जो है वो वापस आ जाएंगे और बड़ी जो है वो शायद कहीं फुल फ्लैज सीट्स के साथ वापस आ जाएंगे या मेजॉरिटी के साथ वापस आ जाएंगे, उन सबको ही ऑल टुगेदर धचका लगा। ना सिर्फ वहाँ पे बल्कि खत्ते में भी जो लोग इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे थे उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया, क्योंकि अब अगर मोदी सरकार जो पहले जिस तरह से जा रही थी करने के लिए फैसले, अगर वो अब करने जाएगी तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जोड़ तोड़ की हुकूमत होगी। जहाँ जोड़ तोड़ की हुकूमत होती है वहाँ पे हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि कितनी मुश्किलात होती हैं हुकूमत चलाने में, क्योंकि हर शख्स अपनी अपनी जो टर्म्स है उनको रख रहा होता है, हर शख्स के अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हर शख्स के अपने अपने मफादात होते हैं, अपने अपने जो है ख्वाहिशात होती हैं, और उस सबको ऑल टुगेदर लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। और वो भी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया की तीसरी बार जो है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की गद्दी पर जो है बैठना इतना आसान काम नहीं होगा जिस तरह से पहले आसान काम लग रहा था। और मुसलमानों के तो ख़िलाफ़ ये पूरी कैंपेन चली थी, और मोदी की अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो ख़ास तौर पे वो थी ही टोटली अगेंस्ट मुस्लिम्स, और एक नफ़रत की बुनियाद पर उन्होंने ये पूरी कैंपेन चलाई जिसको वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने जो है वो मुस्तरद कर दिया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो नफ़रत भरी सियासत करते हैं, और चाहे वो बॉर्डर पार हो या पाकिस्तान की बात करें कहीं पे भी, तो उनको जो है वो रिजेक्शन ही इस तरह से मिलती है। तो ख़ास तौर पे जी मोदी को इसमें ये रिजेक्शन मिली, और राहुल गांधी के भी के हवाले से भी आपने जैसे कि उनकी भी बात सुनी कि उन्होंने क्या कहा, कि उन्होंने कहा कि हमने ये जो इलेक्शन लड़ा है पर्टिकुलरली, इन्होंने कहा सारी मशीनरी रियासती के खिलाफ। जाते जाते जब एक पर्टिकुलर पार्टी जो कि हुकूमत में हो और बहुत अरसे से हो, तो उसका एक ऑफकोर्स एक नेक्सस तो कनेक्ट हो ही जाता है। तो उन्होंने ये बात क्लियरली की कि हमने ये रियासती मशीनरी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, एजेंसियाँ हों, ब्यूरोक्रेसी हो और आदि अदलिया तकरीबन हमारे ख़िलाफ़ थी। और उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबी नताइज से मोदी जी को आवाम का बड़ा पैगाम मिला है कि हमें मोदी नहीं चाहिए। ये उनका पहला टैग लाइन था। जैसे ही उन्होंने प्रेशर किया आते इलेक्शंस के इसके ऊपर, उन्होंने फ़ौरन ही आके ये बात की कि जी ये पहला उनको मैसेज गया है कि आवाम उनको अब देखना नहीं चाहती। तो इंडिया के में भी जी इलेक्शंस का दौर है ये इस वक्त, और वहाँ पर भी इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो हमारे सबके सामने है। नफ़रत की सियासत को वहाँ पे भी जी दफना दिया गया है आवाम की तरफ से। अपनी मेज़बान नसफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।